स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का किस्सा। फैक्ट्री के कुछ ही दूरी पर एक बस्ती थी, कच्ची झोंपड़ियों की। उन्हीं झोंपड़ियों में से एक झोंपड़ी का दरवाजा कोई खटखटाया जा रहा था। विद्या दूसरे कमरे से धीरे धीरे उठती हुई चलती आती है और साथ में बड़बड़ाई जा रही है कि पता नहीं कौन सी इसके पीछे मौत लगी है जो दरवाजा खटखटाया जा रहा है। मैंने 2 बार आवाज दे तो दी है कि आई। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो सामने एक डाकिया खड़ा होता है। एक पत्थर उसके हाथ में होता है जो उनके पति विद्या के पति किशन के नाम से होता है। विद्या को काफी हैरानी होती है कि हमें कौन पत्थर लिखेगा, लेकिन जब डाकिया पत्थर दे के चला जाता है तो इंतजार होता है नागेश का। नागेश विद्या और किशन का इकलौता बेटा था जो पास की ही फैक्ट्री में काम करता था। अब विद्या और किशन पढ़े लिखे तो थे नहीं, जिसकी वजह से वो उस पत्थर को लेटर को पढ़ पाए। इंतजार हो रहा था नागेश के आने। शाम के समय में जब नागेश आता है तो विद्या उसके हाथ में वो खत थमाती है। कहते हैं कि ये आज डाके देकर गया है, हमें कौन खत भेजेगा। लेकिन जब नागेश उस खत पर नाम लिखा पाता है, खोलता है, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। हालांकि तब उसको ये बात का पता नहीं था कि ये जो खत है, ये खत उसके भाई, उसके कज़न रवि का नहीं बल्कि मौत का खत होगा। खत में लिखा होता है कि उसका भाई रवि, जो उसका कज़न ब्रदर था, वो कुछ ही दिनों में उनसे मिलने के लिए आ रहा है। जैसे ही ये खबर विद्या और किशन को भी पता लगती है तो वो भी काफ़ी खुश हो जाते हैं कि रवि हमसे मिलने आ रहा है। अरे रवि तो बहुत बड़ा अफसर बन गया होगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारी छोटी सी झोंपड़ी में वो हमसे मिलने आ रहा है। खुशी तो थी, लेकिन साथ के साथ थोड़ी सी चिंता भी कि इस छोटी सी झुग्गी झोंपड़ी में वो कहाँ ठहरेगा। रवि और नागेश में एक खास बात थी, दोनों हम उम्र थे। ना ही सिर्फ हम उम्र थे बल्कि दोनों का जन्म एक ही दिन में हुआ था। रवि नागेश की बुआ का बेटा था, इसलिए दोनों एक ही उम्र के थे, लेकिन दोनों की तकदीर अलग अलग। किस तरीके से, ये तो जैसे जैसे ये सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा इस किस्से का, वैसे वैसे ये राज से पर्दा उठता जाएगा और साथ के साथ ही उस खौफनाक श्राप का जो कुछ ही दिनों में इस परिवार को लेने वाला था। अब इंतजार हो रहा होता है रवि के आने का, जो कि कुछ ही दिनों में आने वाला था। जिस दिन रवि ने आना था उस दिन बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी। बारिश होने की वजह से उस छोटी सी झोंपड़ी में सर्दी कुछ ज़्यादा ही महसूस की जा रही थी। साथ में एक चिंता भी कि क्या रवि को जो बनाकर खिलाया जाएगा उसको क्या वो पसंद आएगा भी कि नहीं। अब तो वो बड़ा अफसर बन गया होगा। इतनी ज़्यादा बारिश तेज़ होने की वजह से इनके पास कुछ ऐसा साधन भी नहीं था कि ये रवि को स्टेशन से रिसीव करते हैं। हालांकि रवि काफ़ी समय पहले इस झोंपड़ी में आया था, उसको रास्ते का पता था और स्टेशन कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था। ट्रेन की आवाज़ आती है, उससे ये पता लग जाता है कि ट्रेन तो शायद रवि की आ चुकी है, लेकिन उसको लेकर कैसे आया जाए। नागेश और उसके पिता किशन ये सोचते हैं कि कुछ देर इंतज़ार करते हैं, बारिश थोड़ी सी धीमी होती है तो फिर उसको लेने जाते हैं। लेकिन बारिश धीमी होने के बजाय और तेज़ बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये थमेगी नहीं और शायद आज के दिन रवि इनके घर तो आने से रहा। लेकिन कुछ समय बाद दरवाजे के खटखटने की आवाज़ आती है। पहले तो ये तीनों जाने हैरान होते हैं कि इतनी रात के समय में कौन आ सकता है, लेकिन जब नागेश दरवाज़ा खोलता है तो उनको उस चीज़ का उत्तर मिल जाता है। सामने रवि खड़ा था, रेनकोट डाले, बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रहा था। आज से ठीक 7 साल पहले रवि और नागेश ने एक दूसरे को आखिरी बार देखा था। उसके बाद ना ही सिर्फ नागेश बल्कि उसके माता पिता भी रवि को देख रहे थे। वो तो बिल्कुल बदल ही चुका था। जो आज से 7 साल पहले बिल्कुल पतला दुबला पतला सा लड़का था, आज वो बिल्कुल ऐसे
जैसे कोई पहलवान हो, और होता भी कैसे ना, आखिर वो आर्मी ऑफिसर तो था। नागेश रवि को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है, जैसे मानो कोई जैसे इंसान नहीं सामने बल्कि देवता खड़ा हो। वो उसको निहारे जा रहा था। यही हाल कुछ नागेश के माता पिता का भी था। रवि हंस के कहता है कि अरे अंदर भी बुलाओगे, यहीं पर खड़े रखने का इरादा? रवि के इन शब्दों से जैसे उनका तीनों का तिलिस्म टूटता है, और तीनों जाने हड़बड़ाहट में उसको अंदर बुलाते हैं और कहते हैं कि बस हम तो पहचान ही नहीं पाए बेटा। अरे हम तो सोच रहे थे कि तुम स्टेशन पर वेट कर रहे होगे, बारिश इतनी तेज है, लेकिन तुम तो चले आए ऐसे। तभी किशन कहता है कि अरे ये बारिश क्या कहेगी, इन्होंने जो माहौल देखा है और अभी जो जंग हुई है कारगिल की, इतनी कठिनाइयों के बाद ये बारिश क्या कहती है हमारे बेटे को। ये तो हम जैसे लोग हैं जो इंतजार करते हैं उस बारिश के रुकने का। किशन के इतना कहते ही जो माहौल झोंपड़ी का कुछ अजीब सा बना था, सभी खिलखिला के हंसने लग पड़ते हैं। रवि कहता है हाँ ये बात तो ठीक है, वो तो माहौल ही बिल्कुल अलग था। ये बारिश उस माहौल का 10% भी नहीं है, यकीन मानिए। अब जब किशन रवि को देखता है ऐसे, तो वो कुछ सोचता है। क्या सोचता है? काश एक फैसला उसने समय पे ले लिया होता, तो मेरा बेटा नागेश वो भी आज ऐसे ही बिल्कुल ऑफिसर होता। आज से ठीक 7 साल पहले जब रवि नागेश के यहाँ आया था, तो वो सेना में भर्ती होने के लिए जा रहा था, और वो कह रहा था कि नागेश तुम्हें भी चलना चाहिए। लेकिन तब नागेश के पिता किशन इस बात के लिए बिल्कुल नहीं माने। कह रहे थे कि इकलौता बेटा है, कुछ हो गया तो हाँ, देश की सेवा सर्वोपरि होती है, लेकिन हमारा क्या होगा, हम तो जीते जी मर जाएंगे। नहीं नहीं, हम तुम्हें आर्मी में नहीं भेज सकते रवि बेटा। तुम तो 3 भाई हो, खुदा ना खास्ता अगर कुछ गलत हो भी गया तो तुम्हारे माता पिता के लिए आसरा तो है ना, लेकिन हमारा आसरा क्या होगा? पेंशन से पेट तो भर जाता है, घर का गुजारा तो हो जाता है, लेकिन बेटे की कमी कौन पूरी करेगा? शायद रवि को देखकर आज किशन पछता रहे थे इस बात को, कि मुझे उस दिन हाँ कर देनी चाहिए, तो आज मेरा बेटा भी ठीक ऐसे ही अफसर होता, और हम इस झुग्गी झोंपड़ी में नहीं रह रहे होते, गरीबी में नहीं रह रहे होते। अब बातें चलती हैं रवि की। रवि बताता है कि किन किन लोगों से कैसे कैसे इलाके में वो रहा, अलग अलग तरीके की भाषाएं, अलग अलग तरीके के रहन सहन, खान पीन, अलग अलग राज्य। भारत जैसे मानो एक देश नहीं, बल्कि खुद में एक दुनिया है। हर तरीके के लोग हैं, हर जगह प्यार मिला। खास तौर पर जब कश्मीर कारगिल में जब जंग थी, तो वहाँ के लोगों ने भी साथ दिया। ना ही सिर्फ उन्होंने जंग में भाग लिया, बल्कि विजय होकर लौटे। उसकी वजह से इनकी प्रमोशन भी काफ़ी जल्दी हुई। अफसोस था कि उनके कुछ दोस्त वापस नहीं लौट सके। अब बातें करते करते काफ़ी समय हो चुका था, और विद्या आवाज़ लगाती है कि तुम सब की बातें पूरी हो गई हो तो खाना खा लो, खाना पक गया है। किशन हंस के कहते हैं कि मैंने तो सोचा था कि ताउम्र इस झोंपड़ी से कभी निकल नहीं पाऊंगा। लगता तो यही है, लेकिन रवि ने तो बातों बातों में मुझे सारे भारत का भ्रमण करा दिया। अब लगता है कि इच्छा रही नहीं, क्योंकि सीधे तौर पर तो जाया नहीं जा सकता। हाँ, मैंने अपनी इमेजिनेशन में सारा भारत भ्रमण कर लिया, सारे भारत के लोगों को देख लिया, सबका खान पान देख लिया, सबका रहन सहन देख लिया। बस जब खाना खाने की तैयारी होती है, तो रवि कहता है कि मैं अपने कपड़े चेंज कर लूं, क्योंकि रेनकोट की वजह से हालांकि बहुत ज़्यादा कपड़े भीगे तो नहीं थे, लेकिन अब रवि को थोड़ी सी सफोकेशन हो रही थी। रवि अपनी शर्ट उतारता है। जैसे ही वो अपनी शर्ट उतारता है, तो उसको एक काफ़ी अजीब सी चीज़ नागेश और किशन को नज़र आती है। ध्यान विद्या का भी जाता है। उसके गले में एक धागा था। धागा होना कोई अजीब बात नहीं होती, लेकिन अजीब बात थी उस धागे पर 3 नाखून, 3 पंजे, अजीब से तरीके के। वो
देखकर तीनों जाने काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि आमतौर पर गले में लॉकेट होते हैं, ताबीज़ होते हैं, रुद्राक्ष की माला होती है या फिर किसी देवी देवता का चित्र होता है, लेकिन 3 पंजे, वो भी किसी जानवर के, शिकारी जानवर के नुकीले, जो लगता है कि शायद हो सकता है कि उसकी छाती को भी चुभते हो, लेकिन उसके बावजूद वो उस पंजों को धारण क्यों किया था। सबसे पहले नागेश इसके बारे में पूछता है। जब नागेश इसको पूछता है इसके बारे में, तो वो देखता है कि रवि की आंखों में खौफ था, एक डर और एक मनहूसियत का एहसास, जैसे मानो उसको कुछ याद आ गया था, कुछ बहुत बुरा। वो कहता है कि हाँ, कुछ दिलचस्प किस्सा है, खाना खाने के बाद बात करें। विद्या कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, नागेश तुम भी ना, अभी तो बच्चा आया है और तुम उसको बैठने ही नहीं दे रहे, पहले बातों में लगा लिया, अब इस अजीब से तरीके के ताबीज़ को देखकर सवालियत करने लग पड़े हो। कोई बात नहीं, सारा वक्त है, अभी हमारे पास कुछ दिन रवि रहेगा और पूछते रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। खैर ये तीनों जने खाना खाते हैं। विद्या के मन में था कि रवि को खाना पसंद आएगा कि नहीं, लेकिन रवि को खाना बहुत पसंद आया। एक ऑफिसर बनने के बावजूद भी रवि अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ था। उसको इस चीज़ का कोई भी नहीं था कि वो एक झोंपड़ी में रह रहा है या एक गरीब घर में खाना खा रहा है। वो उसकी रिश्तेदार थी, वो परिवार उसका रिश्तेदार था। यह रवि भली भांति समझता था, इसलिए तो वो उनसे मिलने आया था। अब कुछ आर्थिक दशा तो इनकी अच्छी इतनी थी नहीं। रवि कोशिश करता है उनको सहायता देने की, लेकिन वो मना कर देते हैं। वो स्वाभिमानी व्यक्ति थे, भले ही गरीब थे। लेकिन नागेश की टकटकी तो सिर्फ और सिर्फ उस लॉकेट की तरफ थी, उन 3 पंजों वाले लॉकेट की तरफ। फिर से बात शुरू होती है। तो रवि कहता है कि भाई देखो, मैं हूँ आर्मी का बंदा, मुझे नहीं पता कि जो मैं तुमसे ये बात कहने जा रहा हूँ वो तुम्हें सच लगेगी या नहीं, लेकिन मानोगे तो सच है, नहीं मानना तो जैसे तुम्हें ठीक लगे। लेकिन जिसके साथ हुआ है, यानी कि मैं, मुझ पर यकीन करते हो तो उसको सच मानना। अब किशन पूछता है, बेटा हम तेरी बात पर क्यों यकीन नहीं करेंगे, जो तू कुछ कहेगा वो सच्ची तो होगा। तो फिर बात चल पड़ती है उस मनहूस ताबीज़ की, 3 नाखून वाले ताबीज़ की। रवि कहता है कि हमारी एक ट्रेनिंग चल रही थी, मॉक ट्रेनिंग चल रही थी। हम जंगलों में रिहर्सल कर रहे थे कि कैसे हम ढूंढेंगे आतंकवादियों को, और अगर आतंकवादी हमारे सामने आ जाए तो हमें उससे किस तरीके से बिहेव करना है। अब उस ट्रेनिंग का एक पल ऐसा था जहाँ पर हमें अकेले अकेले जंगल में भटकना था काफ़ी घंटे। ना ही कोई खाने की जगह, ना ही कोई खाने की चीज़, ना ही कोई पीने की चीज़। ऐसे कि जैसे बस हम एक दुश्मन के इलाके में आ चुके हैं और उस हिसाब से हमें निपटना है। अब चलते चलते मैं जंगल के काफ़ी गहरे हिस्से में जा चुका था। वहाँ पर मैं एक ऐसे इंसान को देखता हूँ जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब से तरीके का भिखारी जैसा लग रहा था। मुझे लगा कि कहीं सच में ये टेररिस्ट तो नहीं है। मैं उसको वार्न करता हूँ, चेतावनी देता हूँ, वो अपने हाथ ऊपर कर लेता है। उसकी तलाशी लेता हूँ, लेकिन वो सच में एक भिखारी था, वो आतंकवादी नहीं था। जब मैं उसकी तलाशी ले रहा होता हूँ तो मुझे नज़र आता है ये ताबीज़, या यूँ कहें कि ये 3 नाखून वाला लॉकेट। मैं उससे पूछता हूँ कि ये क्या है। वो कुछ बुजुर्ग था, इसलिए मैं उसको बाबा कहता हूँ। कहता हूँ कि बाबा ये है क्या? तो वो कहते हैं कि इसके बारे में बेटा तुम ना ही पूछो तो अच्छा है। फिर भी मैं कौतूहलवश पूछता हूँ, शक भी था कि कोई इंटेलिजेंस की चीज़ तो नहीं है। मैं उसको उतारता हूँ, अच्छे से चेक करता हूँ। वो थे 3 नाखून। लेकिन जैसे ही मैं उनको हाथ में पकड़ता हूँ ना, तो मुझे अजीब सी तरीके की हलचल लगती है, जैसे कि वो नाखून हिल रहे हैं। वो लॉकेट मेरे हाथ से छूटता है। ये देख के वो बाबा हंसने लग पड़ते हैं, लेकिन मेरा शक बाबा पर गहरा जाता है।
मैं उससे पूछता हूँ कि सच सच बताओ ये क्या चीज़ है। तो वो बाबा कहते हैं कि अगर सच में जानना चाहते हो तो फिर कुछ समय बिताना पड़ेगा, मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं तैयार था सुनने के लिए, क्योंकि ये मिशन ओपन मिशन होते हैं, इसमें कुछ समय की बहुत ज़्यादा बाध्यता होती नहीं है, इसलिए अब वो बाबा मुझे सुना रहा था बात। लेकिन जो वो मुझे बात सुना रहा था, मैं उस पर हरगिज़ भी विश्वास नहीं कर सकता था। वो कहता है कि ये 3 नाखून कुछ साधारण नहीं है। इनमें असाधारण शक्तियाँ हैं जिसको तुमने महसूस अभी किया है। और ये क्या है कि इन 3 नाखूनों में से 3 इच्छाएँ पूरी करने की शक्ति है किसी इंसान की। जब ये 3 इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं तो फिर इसे किसी को देना चाहिए और उसके बाद तुम आज़ाद हो जाते हो। लेकिन एक बात याद रखना कि जितनी ज़्यादा लालच वाली तुम्हारी 3 इच्छाएँ होंगी, उतनी ही ज़्यादा तुम्हें उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। वो सब तो तुम्हें मिल जाएगा जो तुम चाहते हो, लेकिन तुमसे वो भी छिन जाएगा जो तुम्हें बहुत प्यारा है। इसलिए इसके साथ किसी भी तरीके का कोई भी छल नहीं। वो मांगो जो सबके हित में हो। जब ये मैं बात सुनता हूँ ना, तो मैं हंसने लग पड़ता हूँ। अरे बाबा, आप भी आज के ज़माने में अलादीन की कहानियों से प्रेरित होकर ये मुझे सब कुछ बता रहे हो। लेकिन बाबा के चेहरे की गंभीरता कुछ और ही बयां कर रही थी। वो बयां कर रही थी कि मैंने भुगता है इन 3 इच्छाओं की पूर्ति को। लालच में आकर मैंने सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि अपने आप को भी। वो कहता है कि यकीन नहीं है तो तुम धारण कर लो और इच्छाएं मांगना, लेकिन इस बात का याद रखना कि लालच नहीं, सिर्फ हित, सबका हित, सर्वहित, अपना हित नहीं। मुझे लगता है कि क्या ही समस्या है, मैं इसको धारण कर लेता हूँ। मैंने इसको धारण किया। जब वापस कैंप आया उस रात, मैं सारी यही सोचता रहा कि क्या सच में ऐसा कुछ होता है। ना जाने क्यों इन तीनों नाखूनों की हलचल मुझे महसूस हो रही थी, जैसे कि इनमें जान है। अगले दिन हमें नदी के किनारे एक लाश मिलती है। ये उसी व्यक्ति की लाश थी जिससे मैं कल मिला था। मैं इस बात को क्या कोरिलेट कर सकता हूँ कि शायद क्या यही लॉकेट वजह तो नहीं है इसकी मृत्यु की, लेकिन कैसे, वो तो इससे आज़ाद हो चुका था। खैर, उसके बाद कुछ ही दिनों में जंग शुरू हो जाती है। मैंने 3 इच्छाएं मांगी, मेरी पूरी भी हुई, लेकिन वो सर्वहित की थी। कई जगह पे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारी टोली घिर चुकी है, हमारी कंपनी घिर चुकी है। मैंने इच्छाएं मांगी और देखते देखते ऐसा चमत्कार हुआ कि जैसे सामने वाली दुश्मन सेना को कोई अजीब से तरीके का जादू, अजीब से तरीके की वहशत उन पर ऐसे काबिज हुई कि वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन शायद मैं ये समझता हूँ कि कीमत तो मुझे भी चुकानी पड़ी। जो सेना में सबसे प्रिय थे मुझे, जो मेरे जिगरी दोस्त थे, उनमें सिर्फ मैं ही बचा। मैंने 3 इच्छाएं मांग ली हैं, पता नहीं अब कब इससे मेरा पाला छूटेगा, क्योंकि सपनों में वो मुझे दिखाई देते हैं। सपनों में बार बार वही जंग मुझे दिखाई देती है। अब सर्दी बढ़ने के साथ जो अंगीठी जलाई हुई थी विद्या ने, वो उनके पास रखती है ताकि उनको गर्मी का एहसास हो। ना जाने उसके मन में, रवि के मन में क्या आता है, और वो इस लोकेट को उतारता है और वो उसमें झोंक देता है, अंगीठी में। जैसे ही किशन ये देखता है, वो जल्दी से एक छोटी सी लकड़ी से उसको उठाता है और पकड़ लेता है। ये देख के रवि, नागेश और विद्या हैरान रह जाते हैं। आज किशन की आंखों में लालच दिखाई दे रहा था उनको। रवि कहता है कि ये आपने क्या किया।
किशन कहता है कि बेटा तुझे नहीं चाहिए, तेरा काम हो चुका, अब हमें करने दे, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। रवि कहता है मैंने आपको कहा है ना कि इसकी कीमत काफ़ी भारी होती है। तो किशन कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, हम ध्यान रखेंगे इस बात का। वो उठता है और उस लॉकेट को किल्ली पर टांग देता है। विद्या और नागेश इस बात से खफा थे, क्योंकि कभी भी उन्होंने किशन में ऐसा व्यवहार नहीं नोटिस किया था जहां वो ये पाए कि वो किसी चीज़ का लालच कर रहा है। लेकिन आज अजीब सी तरीके का बिहेवियर, जैसे मानो कि उस लॉकेट ने किशन पर कोई जादू कर दिया। खैर ये रात बीतती है। रवि 3 दिन रुकने वाला था यहाँ पर। 3 दिन ना ही इस लॉकेट की चर्चा होती है और ना ही इसके बारे में कि वो क्या इच्छाएं हैं जो किशन के मन में है और वो मांगना चाहता है। 3 दिन बाद रवि चला जाता है और जाने से पहले एक बार फिर से चेतावनी देता है किशन को कि जैसा मैंने कहा कि लालच नहीं, अगर कुछ मांगेंगे तो सर्वहित में मांगना, जनहित में मांगना, अपने हित में नहीं। किशन उनको अजीब सी मुस्कुराहट से विदा करता है। जब रवि चले जाता है अगले दिन, वो लॉकेट उठाता है किशन और कहता है कि आज इच्छाएं पूरी करने का दिन है विद्या। नागेश जो फैक्ट्री जाने के लिए तैयार हो रहा था वो हंसता है और कहता है कि हाँ हाँ मांग लीजिए, देखते हैं कि क्या मिलता है। तो वो उस लॉकेट में से एक नाखून को पकड़ता है और कहता है कि हमें 10,000 रुपये की ज़रूरत है, हमें 10,000 रुपये चाहिए। ये देखकर नागेश और उसकी माँ विद्या हंसने लग पड़ते हैं कि मांगे भी तो सिर्फ 10,000 रुपये। आप भी ना, सोच ही छोटी है। अरे कुछ करोड़ों मांगते, अरबों मांगते। तो हंस के कहता है किशन कि अभी 2 इच्छाएं तो बाकी हैं, अगर एक पूरी होगी तो विश्वास आ जाएगा कि 2 हो जाएंगी पूरी। अब ये देखकर नागेश हंसता हुआ घर से बाहर निकलता है कि पिताजी 10,000 मिल जाएंगे तो 5,000 आपके और 5,000 मेरे। तो किशन कहता है कि तुझे क्यों दूंगा, तू तो हंस रहा है मुझ पर। वो भी हंसते हैं और उसके बाद नागेश अपने काम पर चले जाता है। शाम को जब नागेश काम से वापस आता है तो कहता है कि मिले 10,000। काफ़ी सार्केस्टिक वे में वो बात करता है। तो किशन कहता है कि ये कौन सा पेड़ से उगे हैं जो मुझे कोई उखाड़ के दे देगा, किसी न किसी रूप में तो आएंगे बेटा। ज़्यादा चर्चा होती नहीं है। उस लॉकेट को फिर से वही किल्ली पर टांग दिया जाता है और वो रात गुजर जाती है। अगले दिन नागेश काम के लिए तैयार होता है और फैक्ट्री जाता है। कल की तरह किशन और विद्या की आंखें दरवाजे पर ही टिकी थी कि जैसे कोई उनके सामने 10,000 रुपये लेकर आएगा और उनको दे देगा। सुबह से इंतज़ार किया जा रहा था लेकिन कोई आ ही नहीं रहा था। अब तो शायद किशन को भी ये महसूस हो चुका था कि शायद जो भी है सब कुछ झूठ है। रवि हमारा मजाक बनाकर चला। शाम का समय था। एक बाबू जो किसी ऑफिस में काम करने वाला प्रतीत हो रहा था, उनके घर आता है। उसका चेहरा उतरा हुआ था। तो कहता है कि नागेश का घर यही है क्या? तो किशन कहता है जी हाँ जी, बताइए क्या हुआ। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, जैसे मानो कि वो बहुत बुरी खबर लेकर आया। और वो थी भी। वो था नागेश की फैक्ट्री से। वो कहता है कि बाबूजी, नागेश काम कर रहा था और अचानक से एक मशीन का बड़ा सा पुर्जा उस पर गिरा और वो नहीं रहा। ये सुनने की देर थी कि विद्या तो बेहोश हो गई और किशन, जो शाम के समय में उस बस्ती में बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही थी, अब वो बस्ती किशन की चीखों से दहल उठी थी। देखते देखते वहां भीड़ जमा हो गई और सबको पता लग गया कि नागेश इस दुनिया में नहीं रहा। जैसे तैसे करके विद्या को होश में लाया गया
वो तो अब भी नहीं मान रही थी, लेकिन जो सच्चाई थी, सच्चाई को कौन झुठला सकता है। कुछ समय बाद नागेश की बॉडी आती है एम्बुलेंस पर, लेकिन उसको विद्या को नहीं दिखाया जाता क्योंकि वो देखने की हालत में थी ही नहीं। उसके चेहरे, बाजू और छाती का इतना बुरा हाल था जैसे वो बिल्कुल पिचक ही गई हो। किशन तो खुद उस बॉडी को, यानी नागेश अपने बच्चे की लाश को देखकर चिल्ला उठा। उसको भी संभालना मुश्किल था, लेकिन अगले दिन जल्दी संस्कार किया जाना था क्योंकि लाश काफी बुरी अवस्था में थी। संस्कार होता है और जो फैक्ट्री के मालिक हैं वो अफसोस जाहिर करते हैं किशन से, और उसके हाथ में एक एनवलप थमाते हैं कि ये आपको कंपनी की तरफ से मुआवजा आपके बेटे के लिए। कुछ समय बाद जब किशन उस एनवलप को खोलता है, उसमें एक चेक होता है और उस पर रकम लिखी होती है 10,000। ये देखकर तो किशन और विद्या सर पे हाथ मारकर रोने लग पड़ते हैं कि इस 10,000 रुपए की कीमत ये थी क्या, हमारे बेटे की जान। रवि ने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था। किशन उस लॉकेट को उठाता है और साइड पे फेंक देता है। वो भूल जाना चाहता था कि कभी उसको ये लॉकेट मिला भी था। अपने बच्चे की कीमत 10,000, क्या करते वो उस 10,000 रुपयों का, उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था। जब रवि आता है अफसोस करने, तो वो भी कहता है कि मैंने तो आपको पहले ही जताया था, लेकिन आपने नहीं माना। लेकिन जो हो चुका था वो हो चुका था। वो जो छोटी सी झुग्गी झोंपड़ी थी जहाँ पर शायद बुनियादी चीजों का भी अभाव था, लेकिन खुशियां तो थी ना। वो खुशियां नागेश के रूप में जा चुकी थी। अब वो बूढ़े माँ बाप अकेले रह चुके थे, और एक मनहूसियत, एक पश्चाताप कि काश उन्होंने इस लॉकेट को ना लिया होता। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं किशन और विद्या बस उसी वक्त में फंस चुके थे जहां उनके बच्चे की लाश उनके सामने लाई गई। विद्या तो देख भी नहीं सकी, लेकिन किशन ने देखी थी। अगर वो उसके बच्चे की लाश ना होती तो वो यकीनी तौर पर उसे भूत ही समझता, उसे प्रेत ही समझता। एक रात जब किशन सो रहा था तो उसको अपने घर में कुछ हलचल सुनाई देती है, जैसे कोई चीजों को इधर उधर फेंक रहा है। जब किशन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि विद्या पागलों की तरह कुछ चीज को ढूंढ रही है, किसी चीज को। वो पूछता है कि विद्या क्या ढूंढ रही हो, तो विद्या जवाब देती है कि वो लॉकेट कहाँ पे है। किशन पूछता है कि तुमने उस लॉकेट का करना क्या है। विद्या कहती है कि मुझे वो लॉकेट चाहिए किसी भी हालत में। अभी 2 इच्छाएं बाकी है ना, हमने दूसरी इच्छा को पूरा करना है। किशन कहता है कि जो पहले हुआ वो कम था क्या, अब हम खोने की हालत में हैं भी नहीं। क्या खोएंगे, किस चीज को पाने के लिए। जो भी पाना था अपने बेटे के लिए पाना था, और जो भी खोआ अपने बेटे को ही खो दिया। लेकिन आज ना जाने कहां से विद्या पर एक पागलपन सवार था। वो कहती है कि मैं पाऊंगी अपने बेटे को, दोबारा अपने बेटे को पाऊंगी। अब जब ये बात किशन सुनता है तो वो कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, जो चला जाता है वो कभी वापस आता है क्या। लेकिन विद्या पर तो मानो जैसे कोई जुनून सवार था, और वो सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि मुझे अपना बेटा वापस चाहिए, किसी भी हालत में, जैसे भी करके चाहिए। अब जब ये बात सुनता है किशन, वो सोचता है कि अब इसे समझाने का कोई फायदा नहीं, और वो भी उस लॉकेट को ढूंढने लग पड़ता है। कुछ समय बाद वो लॉकेट उनको मिल जाता है। फिर वो दोबारा से दूसरा नाखून अपने हाथ में लेता है और कहता है कि हमारा बेटा हमें वापस चाहिए। इंतजार इंतजार होता है अब नागेश के वापस आने का। एक रात
2 रात, 3 रातें बीत जाती हैं, लेकिन नागेश का कोई नामो निशान नहीं था। चौथी रात ठीक वैसे ही तूफानी बारिश हो रही थी जिस दिन रवि आया था। उस छोटी सी झोंपड़ी में पानी टिप टिप करके छत से बह जा रहा था। इसी बीच सुनाई देती है दरवाजे के खटखटाने की आवाज, जैसे मानो कोई बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में था और उस दरवाजे को खटखटाया जा रहा था। विद्या को यही लगता है कि शायद उसका बेटा वापिस आ गया। वो चल पड़ती है बिना कुछ सोचे समझे उस दरवाजे की ओर। किशन उसको आवाज लगाता है कि रुक रुक विद्या, लेकिन विद्या सुनने वाली थी। इतनी जल्दी में वो चलते चलते किसी चीज से टकराती है और गिरती है धड़ाम। अब विद्या को चोट लग चुकी थी, वो चलने में असहज थी। वो अपने पति को कहती है कि जाकर दरवाजा खोलो, लेकिन जब पति उसका दरवाजा खोलने के लिए जाता है तो दरवाजे के बिल्कुल बगल में खिड़की थी। वो पहले उस खिड़की में से झांकता है। वहां पर कोई खड़ा था, नागेश। लेकिन किस अवस्था में? जिस अवस्था में उसकी लाश को लेकर जाया गया, लेकिन जिस अवस्था में उसकी लाश को लेकर आया गया था, सर, छाती और बाजू पिचकी हुई। किशन की तो जैसे मानो चीख ही निकल जाती है। वो विद्या उसको कह रही होती है कि दरवाजा खोलिए, मेरा बेटा आया है, आप नहीं खोलते तो मैं खोलूंगी। वो धीरे 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 बढ़ रही थी उस दरवाजे की ओर, और किशन, उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। अब वो बढ़ रहा था उस लॉकेट की ओर, उस नाखून की ओर। वो जाता है, उसको हाथ में पकड़ता है, तीसरे नाखून को, इच्छा मांगता है कि बेटा नागेश, तू जहां से आया है वहीं चले जा, कभी लौट कर मत आना। इससे पहले कि विद्या दरवाजा खोलती, दरवाजा खटखटाना बंद हो चुका था। विद्या दरवाजा खोलती है, उसके सामने कोई नहीं था, लेकिन उस बारिश की वजह से कीचड़ में बने थे पैरों के निशान। कुछ जो उनकी झोंपड़ी की तरफ आ रहे थे और कुछ जो वापस जा रहे थे। किशन विद्या को पकड़कर गले लगाता है और कहता है कि हमें इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा विद्या, कि बेटा हमारा वापस नहीं आएगा। जो हुआ सो हुआ, जो होने वाला है उसका मालूम नहीं, लेकिन जो हो रहा है हम उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं विद्या। नागेश भूला नहीं जा सकता, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। हमें जीवन जीना होगा जब तक हमें मृत्यु नहीं आ जाती। आज विद्या की आंखों से आंसू ठीक वैसे ही बह रहे थे जैसे बाहर बारिश पूरी वेग में, पूरी रफ्तार के साथ। हाल किशन का भी वही था। अपने बेटे को खोने का दुख, एक छोटा सा लालच जिसकी बहुत बड़ी कीमत, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता था। किशन पछता रहा था कि काश उस दिन रवि ना आता, या फिर काश मैं रवि की बातों पर विश्वास कर लेता और जो रवि मुझे चेतावनी देकर गया था मैं उसको मान लेता, तो आज हमारा बेटा हमारे साथ होता। लेकिन अब किशन के पास बस एक चीज बाकी बची थी, वो थी पछतावा और विद्या का दुख। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। ये जिन्होंने लिखा है उनके क्रेडिट मैं जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा सुनने में, जब मैंने ये पढ़ा तो काफ़ी अच्छा लगा। मतलब एक शिक्षा देकर जाता है, खौफनाक तो है ही। इसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं इसको नरेट करूं और
उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ में आपको ये पसंद आया होगा। कई मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे डीएम कर रहे हैं व्हाट्सएप पे कि आप फेस वीडियोज़ कब लेकर आएँगे, बहुत जल्दी आएँगी। जैसे मैंने कहा कि कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हैं जिसकी वजह से कुछ हद तक मुझे रिस्ट्रिक्ट होना पड़ रहा है इस तरीके की वीडियो को लेकर आने में, लेकिन प्यार आपका यहाँ पर भी बखूबी मिल रहा है। तो इसी के साथ अगर आप कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। और आप चाहते हैं कि अपनी कहानियाँ आपकी कहानियाँ मैं अपनी आवाज़ में सुनाऊँ, तो उसके लिए जो ये आपको नंबर फ्लैश हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर जाकर आप मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर इंस्टा आईडी पर या फिर ईमेल आईडी पर मुझे भेज सकते हैं, जिससे आपकी जो किस्से हैं, कहानियाँ हैं, मैं उनको नरेट कर पाऊँगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ के साथ ही मेंबरशिप वीडियोस आती रहेंगी। एक ऑलरेडी आ चुकी है जो जिसका थंबनेल आपको फ्लैश हो रहा होगा। जल्दी ही दूसरी वीडियो भी आने वाली है, इसका थंबनेल भी आपको यहाँ पे फ्लैश हुआ होगा। और तो अगर आप चाहते हैं कि मेंबरशिप को ज्वाइन करें, उसके लिए मात्र 29 रुपये महीने में आप, यानी कि 1 रुपये से भी कम में आप एक्स्ट्रा कहानियाँ भी सुन सकते हैं, जो कि बिल्कुल यूनिक होगी। हालाँकि जो ये रेगुलर स्टोरीज़ है, ये आपको मिलती रहेंगी रोज़ाना की तरह, मेरी पूरी कोशिश होगी। तो अब वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का। उससे पहले कुछ कमेंट्स हैं, जैसे रेगुलर आपको पता है मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब वो फेस वीडियो आएगी उसके बारे में हम तभी डिस्कशन करें। तब तक कमेंट्स को डिस्कशन में लाने का मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ आपके कंसर्न हैं, कुछ आपके फीडबैक हैं और कुछ शाउट आउट भी हैं। जल्दी ही हम उनको भी ऐड करेंगे अपनी फेस वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो ऑडियो वाला सिलसिला है बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा, लिमिटेड तौर पर होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो इसी के साथ ही आज का जो एपिसोड है, इसी को यहीं पे विराम देते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।